Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. We are fine, ma'am. And what about you? Fine, what about you? I'm also fine. And today we are going to discuss about the prairie grassland, and this is a temperate grassland zone. तो आज हमें पढ़ना है प्रेरी ग्रासलैंड के बारे में, एंड नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हमें वेल्फ ग्रासलैंड के बारे में पढ़ना है। ये दोनों ही अलग अलग कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं। हमें इन दोनों की क्वालिटीज पढ़नी है अलग अलग, क्योंकि दोनों में बहुत ही सारे डिफरेंसेस हैं। ओके, तो अभी जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आप सभी के साथ एक स्लाइड के थ्रू आप सभी लोगों को समझाया था ग्रासलैंड क्या है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, कौन से एनिमल पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड है, सारी चीजें याद है आप सभी को? यस बेटा, सभी को याद है? मैम वॉइस नहीं आ रही है। यस, आवाज जा रही है सभी को बेटा? यस, तो आज हमें पढ़ना है, चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है, प्रेरी ग्रासलैंड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग पे। तो दिस इज द 9th चैप्टर, लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। तो अभी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था हमारी अर्थ पे किस टाइप के ग्रासलैंड है, कैसे फॉरेस्ट हैं, और उसमें ही हमने टेम्परेट जोन भी पढ़ा था। ऐसे जोन जो हमारे जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। तो अब ये जो टेम्परेट जोन है ये कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के अंटार्कटिक, ये जो हमारा जो सर्कल है ऊपर 66 डिग्री जोन पे, एंड नीचे सेम इसी वे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के नीचे वाले सर्कल तक। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया है वहीं पर टेम्परेट ग्रासलैंड एंड टेम्परेट फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। तो अभी वहीं पर हमें पढ़ना है टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। तो जस्ट एज अ फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर ट्रीज आर द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। जैसे अभी हम लोग जंगल के बारे में पढ़ते हैं जहां पर बहुत सारे पेड़ हों, तो जहां पर बहुत सारे पेड़ हैं और उसे हम जंगल कहते हैं, क्योंकि वहां पर मोस्टली क्लाइमेट ऐसा होता है कि बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो सेम इसी वे में जो ग्रासलैंड है वो क्या होते हैं, जहां पर ज्यादातर एरिया में जो डोमिनेंट पार्ट है वहां पर प्लांट्स लाइफ के रूप में ग्रास पाई जाती है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्रासलैंड। तो ये हमारी अर्थ का ग्रासलैंड मेकअप ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस। अब हमारी अर्थ जो है उसके उसके जितना, मतलब अगर उसके टोटल 4 हिस्से किए जाएं तो जो 4th पार्ट होगा हमारा क्वार्टर हिस्सा वो ग्रासलैंड के रूप में ही है। यानी कि अभी हमारी अर्थ पे बहुत सारे ग्रासलैंड पाए जाते हैं। तो the types of the plants that grow here greatly depend on what the climate and soil are like. तो कहीं पर भी कैसे प्लांट उगते हैं? आवाज नहीं आ रही बेटा, सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो अभी अगर किसी पर्टिकुलर एक बच्चे के यहाँ नहीं आती है तो यानी कि अभी आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके मैम आ रही है। यस, तो अब देखिए हम क्या पढ़ रहे थे कि जहां पर भी जैसा क्लाइमेट होता है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की वेजिटेशन भी होती है। ये आप लोग 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो वहाँ की वेजिटेशन पे अफेक्ट डालते हैं, तो उसमें आपने रिलीफ, क्लाइमेट, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो सेम ऐसे ही जहाँ पर ग्रासलैंड पाए जाते हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है इस टाइप की, जिसकी वजह से वहाँ पर बड़े बड़े प्लांट ग्रो नहीं करते, केवल कुछ छोटे छोटे प्लांट्स ही होते हैं लाइक अ श्रब, एंड ये बहुत सारे एरिया में ग्रासलैंड पाए जाते हैं। तो अभी देखिए क्लाइमेट जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रासलैंड के फॉर्मेशन में, एंड it is generally used as the basis to divide the world's grassland into 2 broad categories. तो अभी हमारी पूरी अर्थ पे जितने भी ग्रासलैंड पाए जाते हैं उन्हें हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। जैसे अभी आप साइंस में लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग पढ़ते हैं, जितनी भी चीजें उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ऐसे ही हमारी पूरी अर्थ पे जितने ग्रासलैंड है ना उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है टेम्परेट रीजन के ग्रासलैंड जो भी हमारे टेम्परेट जोन में मिलेंगे, एंड दूसरे हैं ट्रॉपिकल रीजन के ग्रासलैंड।
जो ट्रॉपिकल रीजन पे यानी कि इक्वेटर के आसपास जो एरिया है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था इक्वेटर के आसपास हमारे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं कौन कौन से हैं, नाम याद है आपको? यस बेटा, नेम एनी 2 ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। शो मी योर हैंड, कितने बच्चों को आंसर आता है इसका? यस, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम कौन बताएगा? यस मुस्कान, नाउ यू टेल। Steppe and Pampas. स्टेपी एंड पंपास, ये दोनों बेटा टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। अभी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम बताने हैं आपको। यस अभिषेक, नाउ यू टेल। अभी 2 चैप्टर पीछे पढ़ा था, आप लोग इतनी जल्दी नहीं भूला करिए, कम से कम 1 साल तो लगाओ बोलने में। तो अभी लानोस, कंपोस एंड सवाना, ये 3 ग्रासलैंड है जो हमारे ट्रॉपिकल जोन पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये, ओके। तो ये 3 नाम लर्न रखने हैं, ये 3 मेन है, कंपोस, लानोस एंड सवाना। ये तीनों ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अभी इनके बारे में पढ़ना नहीं है, केवल नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो इम्पोर्टेंट है वो है टेम्परेट ग्रासलैंड, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है ना जिसकी वजह से यहाँ पर खेती भी की जा सकती है, और वो कल्टीवेशन इतना ज्यादा होता है कि पूरे एरिया में टॉप पार्ट पे है कोई एक फसल, और इसकी वजह से ही हमें इनके बारे में दिया है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट ट्रॉपिकल के भी आपको नाम याद रखने हैं, भूलना नहीं है, ओके? यस मैम। तो 3 ही है, लानोस, कंपोस एंड सवाना, ये 3 ग्रासलैंड हैं जो ट्रॉपिकल जोन पे पाए जाते हैं। चले तो अभी आते हैं हम लोग प्रेरी पे। ये टेम्परेट ग्रासलैंड है और कहाँ पड़ता है ये? नॉर्थ अमेरिका में। तो अभी देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको इसकी पिक्चर भी दी है, मैप दिया है, ये रहा। नॉर्थ अमेरिका जो हमारा कंटिनेंट है उसके बड़े पार्ट पे ये प्रेरी ग्रासलैंड पाए जाते हैं। यानी कि अभी 2 बड़ी कंट्रीज हैं जहां पर इस ग्रासलैंड का हिस्सा बटा हुआ है। तो पहला है कनाडा में एंड दूसरा यूएस में, ठीक है? तो प्रेरी ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? 2 मेन कंट्रीज में, आपको नाम याद रखने हैं दोनों के, कनाडा एंड यूएस। ओके, नाम याद रहेगा ना सभी को? यस मैम। चलिए तो अभी ये इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है? प्रेरी ग्रासलैंड कहाँ पर है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजें। ये यहाँ पर इसकी जो फिजिकल फीचर्स हैं वो दिए हुए हैं। तो इट इज अ रीजन ऑफ फ्लैट, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। ये अभी देखिए ये जो एरिया है ना, आपको प्रेरी ग्रासलैंड ही दिया हुआ है, तो यानी कि दूर दूर तक फैला हुआ है। ये फ्लैट एरिया है, बिल्कुल समतल है, जैसे एरिया पे हम लोग रहते हैं, फ्लैट एरिया पे सेम ऐसा ही है ये भी। एंड कहीं कहीं पर ये थोड़ा सा स्लोपिंग है, बट हल्का सा, जेंटली स्लोपिंग है, बहुत ही हल्का सा ढलान है। और हिली लैंड यानी कि थोड़े से पहाड़ी वाले एरिया भी हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रेरीज आर ट्रीलेस। अब जो प्रेरी है इसका अधिकतर पार्ट ट्रीलेस है, एक भी पेड़ नहीं पाए जाते अधिकतर पार्ट में। कहीं कहीं पर जो लो लेइंग प्लेन्स है, यानी कि जहां पर ढलान आ जाती है एकदम, तो उन ढलान वाले एरिया में कुछ पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्लैंकिंग रिवर वैलीज। अभी देखिए फ्लैंकिंग एक न्यू वर्ड आया है, सिविक्स में आया था एडजेसेंट। तो सेम जो एडजेसेंट की मीनिंग होती है साथ में सटा हुआ, अटैच, सेम इसकी भी यही मीनिंग है। तो यहाँ पे अभी पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? नदी के साथ साथ सटे हुए। तो जहां पर देखिए ये ढलान आती जाती है, जहां पर इसका स्लॉपिंग एरिया होता है, वैली, घाटियां होती हैं जहां पर, तो यहाँ पर आने के बाद ये पेड़ मिलते हैं, वो भी जस्ट फ्लैंकिंग रिवर, नदी के साथ में ही। ओके, अब आगे देखिए क्या दिया है हमें? वुड्सलैंड कैन बी फाउंड, और यहीं पर लकड़ियों के जो वुडलैंड यानी कि जहां पर अभी हमें लकड़ी मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, तो यहीं पर वो लकड़ी वाले इलाके भी हैं। यानी कि अभी जब यहाँ पर थोड़े बहुत पेड़ हैं तो यहीं से लकड़ियां भी निकालते हैं लोग, क्योंकि घास से, ग्रासलैंड से तो हमें लकड़ियां मिलेंगी नहीं। अब आगे देखिए यहाँ की जो ग्रास है उसकी क्वालिटी क्या है? यहाँ पर टॉल ग्रास है अप टू
2 मीटर हाई। यहाँ पर लंबी लंबी घास पाई जाती है, लगभग 2 मीटर तक लंबी होती है। डोमिनेट्स द लैंडस्केप, इट इज एक्चुअली अ सी ऑफ ग्रास। और ये दूर दूर तक देखने में हमें यही घास दिखाई देती है जिसकी मैक्सिमम हाइट 2 मीटर तक हो सकती है। और ये यहाँ का पूरा जो भूदृश्य बनाती है, लैंडस्केप बनाती है, सीन यहाँ का, वो उसी घास से ही बनता है। और देखने में कैसा लगता है यहाँ का लैंडस्केप? सी ऑफ ग्रास, समुद्र, बिल्कुल घास का समुद्र है, दूर दूर तक देखने पे केवल घास ही दिखाई देती है। ओके, चलिए, तो अभी इतना समझ आ गया सभी को? यस मैम। ग्रासलैंड कहाँ है, यहाँ की जमीन कैसी है, और कितने पेड़ पाए जाते हैं, ये सारी चीजें लर्न रखनी है। अब आगे देखिए क्या बताया। द प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट एंड द ग्रेट लेक इन द ईस्ट। तो ये जो प्रेरी है ये किससे बाउंड है, किससे घिरी हुई है? तो इसके वेस्ट में माउंटेन है, रॉकी माउंटेन, पर्वत है, और दूसरा वेस्ट में क्या है? एक बहुत बड़ी झील। अभी मैप में देख लेते हैं कौन सी झील है इसके वेस्ट में। यस, तो ये देखिए ईस्ट में तो ये किससे घिरी हुई है? रॉकी माउंटेन से, और वेस्ट में काफी सारी लेक है इसके पास। ये इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, देखिए इसमें दी हुई है यहाँ पर ये लेक, आपको अपनी बुक में दिख जाएगी कौन कौन सी लेक है यहाँ पर। यहाँ की झीलें भी काफी फेमस है। तो ईस्ट में ये रॉकी माउंटेन से, और वेस्ट, एक मिनट, वेस्ट में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। You can see that prairies cover part of United States of America and parts of Canada. तो अभी ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, जो प्रेरी का मैदान है ना, ये 2 बड़ी कंट्रीज से घिरा हुआ है, 2 बड़ी कंट्रीज के पार्ट को कवर करता है। फर्स्ट इज कनाडा एंड सेकंड इज यूएस। अब आगे देखिए 2 नदियां हैं जो यहाँ पर घास के लिए पानी देती हैं। कौन कौन सी नदियों का पानी बह के जाता है? तो फर्स्ट है यूएस में है मिसिसिपी रिवर। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ये वहां पे, ट्रिब्यूटरीज वहां पर बह के जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर ग्रासलैंड उग पाती है, क्योंकि उन्हें पानी मिलता है इसी मिसिसिपी रिवर से। एंड जो कनाडा का जो पार्ट है, कनाडा में जो प्रेरी का मैदान है, यहाँ पर जो रिवर है इसका नाम है सास्केचुआन। तो सास्केचुआन जो रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर पानी देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रासलैंड पाए जाते हैं। तो अभी इन दोनों रिवर का नाम याद रखना है आपको। कनाडा में कौन सी रिवर है एंड यूएस में कौन सी रिवर है। ओके, यस मैम। रिवाइज करना है फिर से, तो देखते हैं किसको याद रहता है सबसे ज्यादा। चलिए अभी आगे देखिए, वर्ड प्रेरी पूछा है, तो ये प्रेरी किससे बना है? तो मोस्टली ये लर्न करने वाली चीज ही नहीं है किससे बना है, क्योंकि अभी तक ज्योग्राफी में हम जितने भी वर्ड पढ़ते आ रहे हैं सारे लेटिन वर्ड ही हैं। तो ये भी लेटिन वर्ड से ही बना है। और लेटिन वर्ड प्राइटा, जिसकी मीनिंग होती है मिडो, यानी कि मध्य पार्ट, जिसे बीच भी कहते हैं। तो ये मिडो है, घास का मैदान। तो ये किससे बना हुआ है? लैटिन वर्ड से। अब आगे देखिए क्या दिया है इसके बारे में। यस, ये है लर्न करने वाली चीज। तो द ग्रासलैंड ऑफ प्रेरी वर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन ऑफन कॉल्ड रेड इंडियन। अभी जो प्रेरी के मैदान है ना, यहाँ पर कुछ लोग रहते थे नेटिव अमेरिकन, यानी कि अभी शुरुआत से जो लोग रहते आए हैं यहाँ पर, जो शुरुआत से पहले से रह रहे हैं लोग, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। नेटिव अमेरिकन वही हैं, मूल अमेरिकन जो वहां पर स्टार्टिंग से रहते आ रहे हैं, तो इन्हें रेड इंडियन भी कहा जाता है। They were the actual habitat of the continent. And इनके पास देखिए ये यहाँ के मूल निवासी हैं, नेटिव अमेरिकन है यहाँ के, एंड इनका जो ये हैबिटेट है ये एक्चुअल है। The prairies were home of the other tribes also, like the Apache, the Crow, the Cree and the Pawnee. अब आगे देखिए, ये आपको किसी पक्षी के या किसी जानवर के नाम नहीं दिए हैं, ये आपको ट्राइब ग्रुप के नाम दिए हैं। ठीक है, अभी क्रो सुन के कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि ये किसी पक्षी का नाम दिया है, नहीं, ये यहाँ के ट्राइब्स हैं, आदिवासी पीपल। ओके, जैसे अभी हमारे यहाँ आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, गोंड, भील, अहोम, ये सारे लोग रहते हैं ना हमारे इंडिया में। यस मैम। जिसमें से बिरसा मुंडा भी निकले थे, वो भी एक आदिवासी ग्रुप से ही थे।
पढ़ लिया ना उनके बारे में हिस्ट्री में? यस मैम। चलिए, तो सेम ऐसे ही भी हमें अमेरिका के भी ट्राइब्स के बारे में दिया है, अमेरिका के जो मूल निवासी हैं। तो पहले हैं अपाचे, ये गाड़ी का नाम नहीं है, पहले हमारे यहाँ बाइक चलती थी अपाचे, अभी भी चलती है, तो आपको उसी के नाम से याद रखना है ये लोग। यानी कि अभी उस बाइक का नाम कहाँ से लिया होगा? अमेरिका से। दूसरा है देखिए क्रो, तो ये भी वहाँ के मूल निवासियों का नाम है, जो ट्राइब ग्रुप है ना उन्हें कहा जाता है। दूसरे हैं क्री, तो क्री एंड पाउनी ये दोनों लर्न करना है, बाकी अपाचे एंड क्रो तो लर्न ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी जो ये 4 ग्रुप दिए हैं ना, ये वहाँ के नेटिव अमेरिकन है, ये वहाँ के मूल निवासी हैं। जो नेटिव अमेरिकन है उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, और जो ट्राइब्स ग्रुप है उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इतना याद हो गया सभी को? यस मैम। यस, यहाँ के जियोलॉजिकल फीचर क्या है, कैसे जमीनें पाई जाती हैं, कैसा लैंड है, ये सारी चीजें। और दूसरा, कौन से 2 कंट्रीज है जहाँ पर प्रेरी ग्रासलैंड पाए जाते हैं, ये याद रखना है। 2 रिवर के नाम भी याद रखने हैं। अभी ये न्यू कौन है? राहुल गुप्ता। एंड देखिए, आपको इनके जो यहाँ के जो नेटिव अमेरिकन है ना, इनका नाम भी याद रखना है, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। और यहाँ के जो ट्राइब्स ग्रुप हैं उनका नाम याद रखना है। चलिए, तो अभी आते हैं हम लोग क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट कैसा है यहाँ का, इसके बारे में मैंने आपको उसमें वीडियो में तो बताया ही था, लेकिन जो वीडियो में बताया था ना वो पूरे Yes, ग्रासलैंड का है। अभी हमें प्रेरी का अलग से पढ़ना है, सेपरेट हम लोग अभी प्रेरी के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। चलिए, तो देखिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। यस मैम। तो बिलोंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ अ कंटिनेंट। अब ये देखिए, इसे हार्ट बना दिया है, जैसे पूरे पार्ट में ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करता है, पूरे पार्ट में ब्लड को पंप करने का काम करता है, उसकी वजह से ही सभी लोग जिंदा रहते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर इसे हार्ट ऑफ कंटिनेंट कहा गया है, क्योंकि जो ग्रासलैंड है ना, यहीं पर जो सबसे ज्यादा खेती होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे प्लांट भी ग्रो हो पाते हैं। चलिए, तो अभी देखिए क्लाइमेट क्या बताया यहाँ का। द क्लाइमेट इज कॉन्टिनेंटल टाइप विद एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम होता है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में। तो देखिए, समर में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर जो है प्रेरी में 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है, एंड विंटर में चला जाता है -20 डिग्री सेल्सियस तक। ये रिकॉर्ड किया गया है विनीपेग कनाडा में। तो कनाडा के विनीपेग में ये टेम्परेचर नोट किया गया है, यानी कि अभी वहां पर समर में जो सबसे ज्यादा अभी तक टेम्परेचर गया है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, एंड विंटर में कितना गया है, -20 डिग्री सेल्सियस। इन विंटर्स अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्ड दिस रीजन। तो सर्दियों में क्या होता है, यहाँ पर यहाँ के अधिकतर पार्ट में स्नो की, अभी हम लोग चादर यूज करते हैं, यहाँ पर कंबल यूज कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ ज्यादा गिरी होती है। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, आइस ऑफ सीट, बर्फ की चादर। यहाँ पर ब्लैंकेट यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर बर्फ की लेयर ज्यादा होती है, ओके। यस मैम। तो ये देखिए, यहाँ पर -20 डिग्री सेल्सियस जाता है, बर्फ बहुत ज्यादा जम जाती है, और मैंने आपको ये बताया भी था वीडियो में। और यही कारण है कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए जानवर भी गायब हो जाते हैं और ग्रास भी गायब हो जाती है, बताया था ना मैंने आपको, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है यहाँ यस पर। मैम। यस मैम। अब आगे देखिए, एनुअल रेनफॉल जो है यहाँ की, द एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेट एंड इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास। तो यहाँ की जो एनुअल रेनफॉल है वो मॉडरेट होती है, दैट मीन्स जितनी चाहिए उतनी रहती है, एंड इसलिए यहाँ पर ग्रास के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर, लोकल विंड चिनूक ब्लोज हियर। तो यहाँ पर देखिए, एक स्पेशल टाइप की हवा चलती है, जैसे हमारे यहाँ मानसूनी हवा चलती है, जिसे हम लू भी आती है, जिसमें मम्मी पापा घर के बाहर जाने से मना कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रेरी ग्रासलैंड में भी एक स्पेशल टाइप की हवा चलती है जिसका नाम रखा गया है चिनूक।
अभी क्यों रखा गया है इसके बारे में साइड में दिया है हमें। तो अभी जैसे हमारे यहाँ लू जो है उसको बहुत ही बेकार माना जाता है, तो क्या यहाँ पे चिनूक को अच्छा माना जाता है? एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो एयर चलती है क्या नाम है इसका? चिनूक। अब आगे देखिए इसके बारे में दिया है यहाँ साइड में। चिनूक क्या है? ये भी हॉट विंड है, बिल्कुल जस्ट लाइक अ लू। लू भी गरम गरम हवा है और ये जो चिनूक है ये भी गरम गरम हवा है। तो दिस इज अ हॉट विंड दैट ब्लोज इन विंटर एंड देयरफॉर raises द टेम्परेचर विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो हम चिनूक यानी कि भी अच्छी है क्योंकि ये हॉट, ये कब आती है? विंटर में, सर्दियों में आती है गर्मी लेकर के। लेकिन हमारे यहाँ जो लू चलती है वो गर्मी के मौसम में ही आती है और ज्यादा गर्मी फैलाने के लिए, इसीलिए तो बेकार माना जाता है। तो अभी देखिए जो चिनूक है ये हॉट विंड है जो कि यहाँ पर विंटर में चलती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर से थोड़ी सी राहत मिलती है सर्दियों में। Within a short time, this increase in temperature result in the melting of snow, making pasture land available for grazing of animals. तो ये जो चिनूक चलती है थोड़े टाइम के लिए चलती है, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं। यहाँ पर 2 से 3 महीने तक ठंडी रहती है, तो ऐसा नहीं है कि 2 से 3 महीने ये चिनूक हवा चलती रहती है, नहीं। पर्टिकुलर थोड़े टाइम के लिए आती है ये, लेकिन जब भी ये आती है अपने साथ गर्माहट लेके आती है और इसकी वजह से यहाँ के आसपास के जो एरिया है वहां पर पास्चर लैंड अवेलेबल हो जाता है जानवरों के लिए, यानी कि जहां पर ये अभी हवा चलेगी वहां का टेम्परेचर बेस्ट हो जाएगा, वहां पर ग्रास उग जाएगी क्योंकि अभी यहाँ पर बर्फ मेल्ट हो जाती है उस एरिया से। ठीक है? यस मैम। तो ये एक गर्म हवा है जो कब चलती है? विंटर में। चलिए, तो अभी क्लाइमेट वाला पैराग्राफ भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कितना याद है, ऐसा ना हो सारा ही भूल जाए। चलिए स्टार्ट करें या रिवाइज करना है आपको? यस मैम। एक ही बताना है, बुक सामने है सभी के। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यस अनुभव, बेटा आपको बताना है व्हाट आर द मेन रिवर दैट ड्रेन्स इन प्रेरी ग्रासलैंड। Ma'am, the river flows in the prairie grassland are Saskatchewan River. एंड दूसरी कौन सी है? Ma'am, Mississippi. मिसिसिपी। अभी ये दोनों चाइनीज नाम लग रहे हैं, मिसिसिपी एंड सास्केचुआन। ये दोनों आपको अभी जब चाइना याद रखोगे ना तो ये नाम भी याद हो जाएगा क्योंकि सेम चाइना की तरह है। चलिए अभी दूसरा बताना है, यस अनुराग, नाउ यू टेल बेटा व्हाट आर द 2 countries that located at the prairie grassland that covered by prairie grassland. yes अनुराग। Ma'am, United States of America and a part of Canada. यस, तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा है कनाडा। ये 2 कंट्रीज हैं जहां पर प्रेरी ग्रासलैंड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है प्राची को। यस प्राची, नाउ यू टेल बेटा व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ नेटिव अमेरिकन पीपल। मैम रेड इंडियन। यस रेड इंडियन, वेरी गुड। तो अभी यहाँ के जो नेटिव अमेरिकन है, मूल निवासी यहाँ के, उन्हें और किस नाम से पुकारा जाता है? रेड इंडियन, लाल भारतीय लोग हैं वो। चलिए अभी नेक्स्ट है, ट्राइब्स कौन कौन से यहाँ के, ट्राइब्स के नाम बताने हैं। यस अभिषेक।
Yes, Abhishek, name the tribes groups of people that live in prairie grassland. बेटा आवाज जा रही है आप सभी को? आते हैं हम आगे। अब आगे और क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में? यहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ चुके हैं, फीचर के बारे में पढ़ चुके हैं, यहाँ का जियोलॉजिकल फीचर कैसा है। अब दूसरे कौन आते हैं? यहाँ के फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फौना ये आप साइंस में भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको इस ज्योग्राफी में भी पहले बताया था। फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं? यहाँ के प्लांट और यहाँ के एनिमल। आपको नाम याद है दोनों के अलग अलग? फ्लोरा किसे रिप्रेजेंट करता है एंड फौना किसे रिप्रेजेंट करता है? यस मैम। चलिए, तो फ्लोरा किसे रिप्रेजेंट करता है? मैम प्लांट को। एंड फौना एनिमल्स को। एनिमल्स। चलिए, तो अब आगे देखिए यहाँ के बारे में पढ़ते हैं। यस, वेरी गुड। चलिए, लर्न है आप सभी को। तो प्रेरीज आर पार्टिकुलरली ट्रीज लेस। तो अब हम ये तो पढ़ ही चुके हैं, ये पेड़ रहित है, ट्री लेस, वेयर वाटर इज अवेलेबल ट्रीज सच एज विलो, एल्डर एंड पॉपुलर ग्रो। तो जहां पर पानी होता है कहीं आसपास, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था नदी के साथ में ही पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पर, तो नदी के साथ ही यानी कहीं कहीं जो वैलीज है वहां पर कुछ पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि विलो, एल्डर एंड पॉपुलर। Places that receive rainfall of over 50 centimeter are suitable for farming as the soil is fertile. तो यहाँ पर देखिए, जहां पर 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है वहां पर बहुत सारी फसलें भी उगाई जाती हैं, क्योंकि वहां पर फार्मिंग के लिए सुटेबल कंडीशन है। अब यहाँ की मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? मेज, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन एंड अल्फा। अभी अल्फा नहीं देखा होगा किसी ने, बाकी चीजें तो हमारे यहाँ भी उगाई जाती है। अभी अल्फा क्या है? साइंस में पढ़ाया जाता है, अल्फा बीटा गामा, ये वो नहीं है। अभी अल्फा कोई फसल है, देखते हैं कौन सी फसल है। तो अभी फिलहाल मैं आपको शेयर करूंगी ग्रुप में इसके पिक्चर। बाकी यहाँ पर अभी केवल यही याद रखना है कि ये फसलें होती हैं, पोटैटो, सोयाबीन, मेज, कॉटन, ये सारी चीजें हमारे इंडिया में भी हैं, केवल अल्फा नहीं है। तो एरियाज वेयर रेनफॉल इज वेरी लिटिल और अनरिलायबल, ग्रासेस आर शॉर्ट एंड स्प्रेड्स। तो अभी जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, रेयरली होती है, तो वहाँ की घास छोटी छोटी होती है, येलोइश कलर की होती है, क्योंकि वहां पर पानी नहीं मिलता ना उन्हें भरपूर। तो अब ये एरिया क्या बेकार है? नहीं, इसे भी यूज करते हैं वहां के लोग। तो दीज एरिया आर सुटेबल फॉर कैटल रेयरिंग। अब जहाँ पर घास होती है, जहाँ पर बारिश कम हो रही है, वहां पर छोटी छोटी घास उगी रहती है, दूर दूर होती है वो ग्रास, तो इसे ये लोग कैटल के लिए यूज कर लेते हैं, जानवरों को चराने के लिए। लार्ज कैटल फार्म कॉल्ड रेंच। अब रेंच दिया है आपको, तो बड़ा सा घास का मैदान, एक ऐसा बड़ा सा घास का मैदान जहाँ पर छोटी छोटी ग्रासेस होती हैं और जिसे ये लोग जानवरों को ग्रेजिंग के लिए यूज करते हैं, दिस इज नॉन एज रेंच। तो अभी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा रेंच क्या है, तो क्या है ये? लार्ज कैटल फार्म दैट यूज फॉर ग्रेजिंग। ओके, यस मैम। आगे देखिए और क्या बताया है। तो आर लुक्ड आफ्टर बाय स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉयज। अब यहाँ पर कौन यूज करता है? ये जो आपको पिक्चर दिए हैं, हैट वैट लगा के फिट होके ये जो चरा रहे हैं जानवरों को, रेडी होके एकदम, तो इन्हें काउ बॉयज कहा जाता है। फिलहाल ये काउ बॉय कहा गया है, लेकिन एक घोड़े को चरा रहे हैं, हॉर्स पकड़ा हुआ है इन्होंने, लेकिन इनका नाम है काउ बॉय। ये गायों को नहीं चराते हैं मोस्टली, या तो बिसन को लेते हैं या हॉर्स को लेते हैं, क्योंकि ये एनिमल यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं। इनका नाम काउबॉय रखा गया है। चलिए, तो अब ये काउबॉय कौन है? ये ऐसे पर्सन है जो जानवरों को यहाँ पर ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, यस। जैसे भी हमारे यहाँ जो पर्सन चराते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो हमारे यहाँ जानवरों को चराने का काम करता है, क्या बोलते हैं उसे? नाम याद है किसी को? अरे एक स्टोरी में दिया भी तो था, एक जो बार बार झूठ बोल बोल करके बुलाता है कि भेड़िया आया मेरी भेड़ों को उठा के ले गया,
और फाइनली एक दिन रियल में आके उठा के ले जाता है, कोई आता नहीं है। मैम शेफर्ड। यस, शेफर्ड, गडरिया। तो ये वो लोग होते हैं जो जानवरों को चराते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये काऊ बॉय हैं जो जानवरों को चराने का काम करते हैं। अब बिसन, जिसके बारे में मैंने आपको पिक्चर में दिखाई थी, ये याक की तरह दिखने वाला एक एनिमल होता है, लाइक अ याक। तो बिसन ये एक अमेरिकन बफेलो है, अमेरिकी भैंस। आपको ये केवल पिक्चर में दिखेगी, या तो फिर अमेरिका जाना पड़ेगा इस भैंस को देखने के लिए। ओके, तो ये है अमेरिकन बफेलो, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन। तो अभी यहाँ पर अगर टेम्परेट ग्रासलैंड में कोई सबसे ज्यादा दिखता है तो यही है। It's nearly got access due to its discriminate hunting and is how a protected species। अभी देखिए आज के टाइम पे, पहले बहुत ज्यादा मिलती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये भी एक्सटेंट हो गई, ये लुप्त प्रजाति, इसको भी बचाया जा रहा है, शिकार किया जाता है वहां पर इसका। अब ये तो नहीं मालूम क्यों करते होंगे, फिलहाल अमेरिका वाले लोग करते हैं इसका शिकार, क्यों करते हैं ये वही जाने। लेकिन ये आज के टाइम पे ये जो बिसन है ये कम दिखता है। वैसे मैंने आपको बताया तो था, ये 2 महीने के लिए तो एकदम गायब हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं रहता वहां का ऐसा। लेकिन अभी आज के टाइम पे ना ये बाकी टाइम पे भी कम ही दिखते हैं। अब आगे देखिए दूसरे और कौन कौन से जानवर हैं जो यहाँ पर रहते हैं। रैबिट भी रहता है, कैरोट्स भी रहते हैं, गॉफर्स भी हैं और प्रेरी डॉग। अभी इसमें से आप रैबिट को जानते हो, बिसन को देख ही रहे हो डायरेक्टली यहाँ पर पिक्चर में। अब ये कोयोट्स एंड गॉफर्स, ये 2 एनिमल नहीं दिख रहे हैं, अभी इनकी भी पिक्चर में आपको शेयर करूंगी, ठीक है। अब Yes, देखिए यहाँ पर है कंबाइन। आप सभी ने जहाँ पर गेहूं के खेत मोस्टली बहुत ज्यादा हैं, एंड मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने हार्वेस्टिंग सीजन नहीं देखा होगा। ये कटिंग होते हुए सभी ने देखा होगा, देखा है ना? yes ma'am। कैसे कटिंग होती है, थ्रेशर कैसे चलाया जाता है, थ्रेशिंग कैसे चलती है, ये सारी चीजें सभी ने देखी है। बट अभी ये जो आपको पिक्चर में जो दिया ना मशीन, ये मॉडर्न तरीके की है, ये हमारे इंडिया में यूज नहीं होती। ये कहाँ यूज होती है? कनाडा और यूएसए में। तो ये कंबाइन मशीन है, अ सिंगल मशीन विच कैन कंबाइन द टास्क ऑफ सोइंग, प्लफिंग एंड थ्रेसिंग 3 in 1। तो अभी जैसे पहले नोटबुक आती थी छोटे बच्चों के लिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ तीनों एक साथ। तीनों नोटबुक की अलग अलग जरूरत नहीं पड़ती थी, एक ही नोटबुक लेके बच्चा बैठता था और तीनों सब्जेक्ट के काम कंप्लीट कर लेता था। सेम ऐसे ही ये मशीन है, इस मशीन से प्लफिंग, थ्रेसिंग, सोइंग सारी चीजें हो जाती हैं। तो अभी ये मॉडर्न टाइप का ट्रैक्टर है, हमारे इंडिया में नहीं चलता। और इन तीनों मशीन, ये जो मशीन है इससे तीनों काम हो जाते हैं, यानी कि अभी अलग अलग चीजें नहीं मंगानी पड़ती। प्लफिंग के लिए अलग, पीस डालने के लिए अलग, कटिंग के लिए अलग, यहाँ पर अलग अलग मंगाना पड़ता है हमें। हार्वेस्टर अलग आता है, थ्रेशर अलग आता है। लेकिन ये जो मशीन है जो अमेरिका में यूज की जाती है, यूएस या कनाडा में, ये काफी मॉडर्न तरीके की है और इससे सारे काम हो जाते हैं इसी एक मशीन से। एंड एक चीज और, ये अभी फिलहाल पैराग्राफ में नहीं आया अभी तक, आपको पता है सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ उगाया जाता है? Yes, ma'am. यस, विच इज द कंट्री? Ma'am, India. नो, इंडिया हमारा एग्रीकल्चर के रूप से फर्स्ट है, यानी कि खेती सबसे ज्यादा होती है, लेकिन गेहूं सबसे ज्यादा अमेरिका में उगाया जाता है। ओके, अभी आपको ये जो पिक्चर दी है ये गेहूं के लिए तो यूज हो रही है, यहाँ पर प्लफिंग, सोइंग, थ्रेसिंग तीनों काम हो रहे हैं इस मशीन से। और ये किसके लिए यूज किया जाता है? ओनली उसी व्हीट क्रॉप के लिए। तो गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? अभी अमेरिका में। ओके बेटा, याद रहेगा सभी को? yes ma'am। चलिए, तो अभी आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ने हैं यहाँ के लोग कैसे हैं, कहाँ रहते हैं। अभी काऊ बॉय के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ और लोग भी हैं काऊ बॉय के अलावा। तो वो लोग क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड दूसरा एक चीज और पढ़नी है हमें, बेल्ट ग्रासलैंड। और एक इसी चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट चीज दी है, डायमंड की माइन, हीरे की खान कौन सी कंट्री में है, वो भी इसी चैप्टर में दिया हुआ है। चलिए, तो अभी आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग होमवर्क में आपको क्वेश्चन बनाने हैं, वेरी शॉर्ट टाइप, छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत लॉन्ग नहीं, और अपना होमवर्क Yes, सबमिट करना है। ओके बेटा, Yes, ma'am. तो 5 क्वेश्चन बनाने हैं आपको। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Goodbye, ma'am. Goodbye.